देखिए बेटा, कल हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और बैलेंस शीट अप्रोच दोनों पढ़ ली थी, सही है। और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का मैंने सोल्यूशन भेज दिया था, आपने मैच कर लिया होगा, आगे वही एक काम है। और मैंने इसमें डिफरेंट बातें आपको कम्युनिकेट की थी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आप देखें रिक्वायर्ड में तो दो केसेस हैं। एक में कह रहा है कि जो परसेंटेज है बैड डेट्स की 5% वो अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे लगाओ। फिर दूसरे में कह रहा है कि नेट सेल का 1% बैड डेट्स होगा। तो इसमें दोनों अप्रोचेज यूज हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी यूज हो रही है और बैलेंस शीट अप्रोच भी यूज हो रही है। हाँ, अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये हम कर लेंगे अभी। इसके बाद फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप बाकी क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट दें, क्योंकि आज से पहले जब हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें या तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच होती थी या बैलेंस शीट। अब जब बैलेंस शीट अप्रोच और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच दोनों साथ आएगी तो जो काम दोनों में सेम होगा उसको हम एक ही दफा करेंगे और जो डिफरेंट होगा उसको हम 2 दफा करेंगे। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन का शुरुआत देखें, 2006 जैन 1 को इन्होंने रिसेबल और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बैलेंस दिया हुआ है। ये बिगनिंग बैलेंस शीट हो गए। प्रीवियस ईयर में 10,000 की एस्टिमेशन की थी कि राइट ऑफ होगा। बेटा आज ख्याल कीजिएगा, आप लोग बातें नहीं कीजिएगा वरना मैं क्लास में नहीं बिठाऊंगा आपको। इसके बाद हमारे पास नीचे ट्रांजेक्शन आ रही है 6। इन 6 की 6 ट्रांजेक्शन की एंट्रीज बनेंगी और उसके बाद रिक्वायर्ड में क्या बोल रहा है, जनरल में सारी एंट्रीज बनाओ। फिर एडजस्टिंग एंट्री मांग रहा है। एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से अलग कंपटीशन बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट अप्रोच से अलग कंपटीशन बनाना पड़ेगा। और फिर ये बोल रहा है क्लोजिंग एंट्री बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। अब पहले तो हम जर्नल एंट्रीज बना लेंगे, फिर उसके बाद 2 अप्रोचेस से हमें ये काम करना है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप इसे बैलेंस शीट अप्रोच से सॉल्व करें तो फिर इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा जनरल एंट्रीज के बाद। जनरल एंट्रीज तो कॉमन है ना, दोनों में बनेंगी, अकाउंट बनाने पड़ेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, बैलेंस शीट अप्रोच में जब हम अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं उसका कंप्यूटेशन में भी जरूरत होती है, बैलेंस शीट में भी जरूरत होती है। जबकि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में जब हम अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं उसकी जरूरत सिर्फ बैलेंस शीट में होती है, कंप्यूटेशन में नहीं होती। लेकिन बैलेंस शीट मांग रहा है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। 2 अकाउंट बनते हैं ना, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स। दोनों अप्रोचेस में कौन सा ऐसा अकाउंट है जो सिमिलर होता है और कौन सा अकाउंट ऐसा है जो डिफरेंट होता है। एक्सपेंस का तो अकाउंट ही नहीं बना रहे ना हम बना रहे। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट दोनों अप्रोचेस में सेम होता है, डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है। वजह यह है कि क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट जो पोस्ट होती है उसके अमाउंट डिफरेंट होता है। जबकि अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट दोनों में सिमिलर होता है क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट पोस्ट नहीं होती। तो हम अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट एक ही दफा बना लेंगे, एंट्रीज भी एक ही दफा बनाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट भी एक ही दफा बनाएंगे। लेकिन अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट हम बैलेंस शीट अप्रोच का अलग बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का अलग बनाएंगे। और रीजन क्या है कि दोनों के एडजस्टमेंट के अमाउंट अलग आते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री जब बनती है तो अमाउंट डिफरेंट होते हैं। पोस्टिंग होने के बाद अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के बैलेंसेस दोनों में चेंज हो जाते हैं। तो अभी आप क्या क्या करने वाले, एंट्री बनाएंगे एक दफा, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे एक दफा, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के 2 अकाउंट बनेंगे, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का अलग, बैलेंस शीट अप्रोच का अलग। दोनों के कंपटीशन भी अलग अलग बनेंगे। और दोनों की बैलेंस शीट सेम बनेगी, एक ही बनेगी या डिफरेंट बनेगी? अलग अलग बनेगी। वजह क्या है, दोनों के अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के बैलेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल सेम होता है। कल मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजी थी और मैंने कहा था कि आप उसे वॉच कर लीजिएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि उसमें क्या था। सही, बहुत आसान सी एक बात उसमें थी और ये पेपर में एग्जामिन हो सकती है एमसीक्यू के अंदर आपके साथ। सही, और ये मैं भूल जाता, इस वजह से मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस करवा लिया है। अभी पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद पहले हम एजिंग पढ़ेंगे। एजिंग पढ़ने के बाद फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। एजिंग इज द लास्ट टॉपिक। ओके, तो आइए पहले हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे। एंट्रीज बनाने में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एंट्रीज क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि हमें अकाउंट बनाने हैं। मैं एंट्री स्किप भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट अकाउंट भी बना सकते हैं। तो 2006 जैन 1 टू दिसंबर 31 आप लोग अगर एंट्रीज मुझे बनवाएंगे ना तो फिर इन्वॉल्व रहेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। सही है, तो कोई ऐसा काम आए जो इजी है आप इन्वॉल्व हुआ करें। अब पहली एंट्री हम बना रहे हैं। पहली एंट्री बन रही है क्रेडिट सेल्स की, 8,80,000 जी। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्या नाम है, सनी स्टोरी है ना। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड
सेल्स क्रेडिट, ये कितना अमाउंट है? 8,80,000। बेटा बातें अलाउ नहीं की हुई आज मैंने। इफ यू वांट टू टॉक गो आउटसाइड, एनीबडी प्लीज, मतलब बुरा नहीं मानिए। टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, क्योंकि दूसरा डिस्टर्ब होता है। इसके बाद दूसरी एंट्री हम बनाएंगे। दूसरी एंट्री किस चीज की है? गुड्स रिटर्न की है कस्टमर ने, जी। सेल्स रिटर्न अलाउंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और सब गुड्स सोल्ड की एंट्री नहीं बन सकती ना, उसका अमाउंट कहाँ दिया हुआ है? टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है रिसीवेबल के पर्सपेक्टिव से। इस क्वेश्चन में भी कुछ है और आगे वाले क्वेश्चंस में भी हैं, तो आप जरा गौर से पूरी क्लास को अटेंड करें। 20,000। अब इसके बाद क्या है हमारे पास? थर्ड एंट्री बनेगी कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 8,20,000। आप कैश डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। दोनों मेथड को एक साथ करवाने का मकसद ये है ताकि आप कंपैरिजन भी कर लें। 8,20,000 इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और बैलेंस शीट अप्रोच का। नरेशन टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन या कलेक्टेड कैश फ्रॉम कस्टमर। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी सेल डिस्काउंट की 10,000। कल एक स्टूडेंट मेरे पास आया, वो मुझसे कह रहा है कि सर मुझे ये एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस समझ में नहीं आ रही, मुझे ये करवा दें। तो मैंने उससे बोला कि भाई आपने एडजस्टमेंट 1 2 3 4 पढ़ी है? बोले वो तो मैंने नहीं पढ़ी, स्किप की कर करके देख लिया है, मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस? जो मैंने 30 एडजस्टमेंट आपको दी थी। कर सकता है वो? नहीं कर सकता। अब उसको पहले मैंने समझाया कि भाई ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता ही नहीं है कुछ। उसने बोला अच्छा वो पहले करना था। अब अजीब सी बात है, आपने अगर कोई प्रीवियस चीज नहीं की हुई तो आप आगे वाली चीज नहीं समझ सकते ना। अब यहाँ पर कोई आए और बोले मुझे बेटर समझाए, तो वो पता नहीं क्या होगा उसके साथ, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। 4 में क्या? डिस्काउंट ग्रांटेड, तो क्या बनेगा? सेल डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये आइडेंटिफाई किया करें प्रॉब्लम कहां से है। हो सकता है प्रीवियस टॉपिक में प्रॉब्लम हो आपको कहीं। 10,000 नरेशन टू रिकॉर्ड सेल्स डिस्काउंट। अभी एक यूनिवर्सिटी में मैंने पेपर लिया, उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, पेपर हुआ अकाउंटिंग का। इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी थे, बीबीए भी करके आए, एमबीए की क्लास थी वो। सिंपल न्यूमेरिकल जो हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उसका पेपर था वो। और जो पीछे बैकग्राउंड कॉमर्स का रखते थे ना, उन्होंने पेपर खराब कर दिया। बरमबाजी में प्रैक्टिस करके नहीं आए, घर से देख के नहीं आए, राइटिंग में प्रैक्टिस नहीं की, हमसे तो हो जाएगा, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, खुद किया ही नहीं प्रैक्टिस राइटिंग, खुद ओरल पढ़ा रहे हैं, ये होता है ये होता है ये होता है, और पेपर में हुआ ही नहीं उनसे मैनेज, क्योंकि पेपर में टेंशन होती है, तो प्रैक्टिस ही नहीं थी उनकी राइटिंग में। राइटिंग में प्रैक्टिस ना होने की वजह से पेपर खराब हो गया। तो जो बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं रखते थे अकाउंट्स का, उनके मार्क्स ज़्यादा हैं, और जो बीबीए करके आए हैं और अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ज़्यादा, उनके मार्क्स कम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को जो है ना चीता समझने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज़ बच्चों की तरह पढ़नी है। राइटिंग में प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप बोलेंगे मुझे तो आता है और ये होता है वो होता है, पेपर के वक्त आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर कर लिया अगर आपने तुक्के में परफॉर्म तो वो हो गई कहानी, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये होते हैं खराब हो जाएगा पेपर में, फिर टाइम ज़ाया होगा। इसी वजह से राइटिंग में प्रैक्टिस करें सब लोग। व्हाट लेस कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ की अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट क्या था? राइट ऑफ हुआ हमारा 20,000 से, सही है। बस ये एंट्री वाला सवाल है, इसके बाद हमारा एजिंग का न्यूमेरिकल होगा। लास्ट एंट्री क्या है हमारे पास? राइट ऑफ जो किया था वो रिकवर हो गया। इसकी नरेशन क्या होगी? रोट ऑफ वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट, रोट ऑफ वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास 2 एंट्रीज बनेंगी। 6A पहले रीइंस्टेट होगा, क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, राइट ऑफ की एंट्री हमको रिवर्स करेंगे ना, कल मैंने आपको बताया। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ये हमारा रीइंस्टेट हो गया। नरेशन टू रीइंस्टेट कस्टमर्स अकाउंट।
ये कितने से हुआ है? 5000। अब कलेक्शन भी कर लेंगे आप। राइट ऑफ हो सकता है ज्यादा से हुआ हो। क्या ये जो राइट ऑफ ऊपर किया है मैंने, इसी में से नहीं ये कलेक्शन हुई है? नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है इससे पहले कोई राइट ऑफ हुआ उसकी कलेक्शन हुई है, उसने बताया हमें कुछ भी नहीं। तो हम कैश डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। कितने से कैश कलेक्शन होगी? 5000। नरेशन टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन। ये तो हमारी एंट्रीज बन गई, जर्नल एंट्रीज। अब इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे? दो अकाउंट्स। अकाउंट रिसीवेबल का एक अकाउंट बनाएंगे ताकि बैलेंस शीट अप्रोच में यूज हो, कंप्यूटेशन में, इसके अलावा बैलेंस शीट में जाए। और अलाउंस ऑफ एरर्स का अकाउंट बनाएंगे ताकि वो बैलेंस शीट अप्रोच में माइनस प्लस करने के लिए यूज हो, और इसके अलावा उसका बैलेंस जो फाइनल निकलेगा वो बैलेंस शीट में भी जाएगा। और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में भी अलाउंस ऑफ एरर्स के अकाउंट को बनाने का मकसद क्या है? कि उसका फाइनल बैलेंस हम बैलेंस शीट में ले जा सकें। तो उसके लिए हम जर्नल लेजर बना रहे हैं। देखिए जर्नल लेजर में मैंने सबसे पहला अकाउंट बनाना है अकाउंट रिसीवेबल का, और अकाउंट को बनाने का तरीका वही है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, रिसीवेबल का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अप्रोच से, क्योंकि मैं इसके बाद मैं एजिंग पढ़ा दूंगा, एजिंग के बाद कुछ नहीं बचता। 2006 Jan 1 to December 31 और 2006 Jan 1 to December 31। अब इसमें यही डेट आगे अकाउंट्स में भी आएगी। अब देखिए मैंने ये अलाउंस ऑफ एरर्स का अकाउंट बनाना है कौन सी अप्रोच से? बैलेंस शीट अप्रोच से। और नीचे एक और मैं अलाउंस ऑफ एरर्स का अकाउंट बनाऊंगा, ये बैलेंस शीट अप्रोच से और ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इसके अलावा 3 अकाउंट हो गए ना हमारे। 3 क्यों बना रहा हूं? क्योंकि दोनों अप्रोचेस से काम करवा रहा है मुझे, और ये शुरू से काम है, शुरू से बैलेंस दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल का। आप देखिए क्वेश्चन में अकाउंट रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,50,000। तो हम लिखेंगे बैलेंस बीडी 2,50,000। अब इसमें आप सारी एंट्रीज पोस्ट कर दें। पहली एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 8,80,000 साथ साथ पोस्ट करते रहेंगे। सही है, दोनों अकाउंट्स के अंदर अलाउंस ऑफ एरर से ही पोस्टिंग करते रहेंगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 8,80,000, तो आप यहाँ पे डेबिट करेंगे एंट्री नंबर 1 में 8,80,000 से, और रीजन क्या है इसका? सेल्स। इसके बाद दूसरी एंट्री में जाएं, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 20,000 से, तो आप दूसरी एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे 20,000 से। सामने क्या आ जाएगा? सेल्स रिटर्न या एन अलाउंस, पूरा लिख दें आप, मर्जी आपकी। इसके बाद फिर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 8,20,000 से, एंट्री नंबर 3 में क्रेडिट करेंगे 8,20,000 से, 8,20,000 एंट्री नंबर 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैश। इसके बाद फिर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो आप अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे 10,000 से 4 में, सेल डिस्काउंट की वजह से, सेल्स डिस्काउंट, और ये 4। इसके बाद फिर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, लेकिन अलाउंस ऑफ एरर्स डेबिट हो रहा है। सही है, अमाउंट देखते रहे, मैं सही अमाउंट लिख रहा हूँ, सही है। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट अलाउंस ऑफ एरर्स डेबिट 5 में, तो 5 में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे कितना है? 20,000। अब किसकी वजह से? अलाउंस फॉर बैड डेट्स की वजह से। फिर अलाउंस ऑफ एरर्स से ही पोस्टिंग कर दें कि अलाउंस ऑफ एरर डेबिट हो रहा है एंट्री नंबर 5 में, तो 5 में डेबिट कर दें। कितने से? बैलेंस आएगा, पहले पोस्टिंग कर लूं, अब पोस्टिंग शुरू कर दिए। सही है, तो इसमें हम पहले पोस्टिंग कर लेते हैं, बैलेंस ही लिख लेते हैं। चलो, क्या बैलेंस था अलाउंस ऑफ एरर्स का? 10,000 क्रेडिट। कुछ भी ना लिखा हो तो अलाउंस ऑफ एरर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो आप यहां भी क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस बीडी 10,000, और यही बैलेंस फिर यहां पर भी आ जाएगा नीचे। दोनों में 2 अकाउंट बनाना है ना। अब इसके बाद पोस्टिंग करें, कौन सी एंट्री की पोस्टिंग कर रहे थे हम एंट्री नंबर 5 की पोस्टिंग कर रहे थे, और 5 में क्या था? अलाउंस ऑफ एरर्स डेबिट 20,000, तो आप अलाउंस ऑफ एरर्स को डेबिट कर देंगे। 5 में 20,000 से राइट ऑफ ज्यादा हो गया, और सामने क्या आ जाएगा? अकाउंट्स रिसीवेबल, और यही पोस्टिंग फिर
नीचे भी हमारे पास होगी दोबारा इसी ऐसे ही अकाउंट में, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के तहत भी हमें अकाउंट बनाना है। फिर इसके बाद अगली एंट्री में आए, अलाउंस ऑफ एडेट्स क्रेडिट हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। तो पहले अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देते हैं 5000 से, एंट्री नंबर 6A। तो 6A में कितने से डेबिट हो रहा है? 5000। क्या रीजन है? अलाउंस फॉर एंट्री नंबर 6A में यहां डेबिट हो रहा है। 6A में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 5000 से, और रीजन आ जाएगा अलाउंस फॉर बैड डेट। आप लोग देखते रहा करें भाई, साथ साथ आप लोग करवा रहे हैं ये काम मुझे। और फिर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है 6A में, तो आप 6A में से क्रेडिट कर दें 5000 से, और रीजन क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। और यही पोस्टिंग पे नीचे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में भी हो जाएगी। इधर दोनों अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के अकाउंट एक जैसे बनेंगे। फर्क क्या आएगा? जब एडजस्टमेंट पोस्ट होगी। इसके बाद आप आगे आए, फिर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 5000 से 6B में। 6B में अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 5000 से, कितना? मतलब सामने क्या आएगा? कैश। ये आपने सारी पोस्टिंग कर ली। अब फर्क शुरू होगा। फर्क तो अभी तक कुछ नहीं था, तमाम चीजें एक जैसी बनी है। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं ताकि अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकल जाए दो चीजों के लिए, एक बैड डेट्स के कंप्यूटेशन के लिए, दूसरा बैलेंस शीट के लिए अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस चाहिए होता है, और इन्होंने अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस हमें नहीं दिया, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, ये दोनों जानिब लिख लो, और यहां भी अब कम का है क्रेडिट में, तो माइनस करके बैलेंस निकाल लेंगे। ये बैलेंस CD हो गया, और इधर डेट आएगी इस महीने की लास्ट 31, और यही बैलेंस यहां कॉपी हो जाएगा, और यही बैलेंस यहां कॉपी हो जाएगा हमारे पास। यहां लिख देंगे बैलेंस। अब ये बैलेंस जो है हमारे पास 2007 Jan 1, यही बैलेंस जो है ना 2,60,000 का, ये कंप्यूटेशन में भी यूज होगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। अब अलाउंस ऑफ एडेट्स के अकाउंट का आपको बैलेंस नहीं करना है, इसका बैलेंस ओरल करेंगे आप। क्रेडिट में कितना अमाउंट नजर आ रहा है? 15,000, जबकि डेबिट कितना है? 20,000। तो डेबिट में अमाउंट ज्यादा है ना 5,000, जो शो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में हमने एस्टिमेट कम किया था, राइट ऑफ ज्यादा हो गया 5,000 से। तो बैलेंस शीट अप्रोच में इस साल जितना भी एक्सपेंस आएगा उसमें 5,000 ऐड करके एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सही है। तो अब हम कंप्यूटेशन बना रहे हैं, और ये कंप्यूटेशन मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट अप्रोच से। पहले बैलेंस शीट अप्रोच से हम कंप्यूटेशन बनाते हैं, और हम लिखेंगे क्या? एस्टिमेटेड जी, अच्छा, ये कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट पूरा हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस शीट अप्रोच। ये हम केस नंबर 1 के लिए कंप्यूटेशन बना रहे हैं जी। क्या लिखूं? एस्टिमेटेड कितना परसेंटेज है ये? देखें आप जाके, केस नंबर 1 में है 5%। एस्टिमेटेड बैड डेट्स आर 5% ऑफ ईयर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, ये हमारी पॉलिसी है कंपनी की। अब आप एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स निकालेंगे, एंड एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट जो है वो कैसे निकलेगा? एंडिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का कितना है? 2,60,000। इस 2,60,000 पर आप कितना परसेंट लगाएंगे? 5%। तो ये जो अमाउंट आएगा ना, ये वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए हमें। और ये कितना अमाउंट आया हमारे पास? 2,60,000, 13,000 आ जाएगा आई थिंक। 5% 13,000 रुपये। अब क्योंकि अलाउंस ऑफ एडेट्स में ऑलरेडी बैलेंस शीट अप्रोच वाले में देखें, डेबिट में बैलेंस मौजूद है कितना? बताइए, आधे घंटे बाद बताना। ओ भाई, आधे घंटे बाद बताना। 5,000 डेबिट में बैलेंस है, तो आप क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। क्या लिखेंगे आप? ऐड डेबिट क्रेडिट, ऐड डेबिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स बिफोर एडजस्टमेंट। एंडिंग बैलेंस ही है लेकिन एडजस्टमेंट से पहले का।
जी 5000, ये इसमें से आप माइनस कर लेंगे। पहले भी आपको ये चीज आपने की हुई, हम कंपैरिजन के लिए इसको कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? तो क्या हो रहा है, ऐड करके 18,000 का अमाउंट आ गया और 18,000 से आप एंट्री बना देंगे बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। आप कौन है भाई? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अभी बैलेंस शीट अप्रोच चल रही है, सही है। अब बैड डेट्स एक्सपेंस की एंट्री आप जर्नल में आएंगे और यहां पर एंट्री बनाएंगे। इसके लिए आप यहां पे लिखेंगे कि आप इसे किससे बना रहे हैं, बाय बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच से हम एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं। एडजस्टमेंट बाय बैलेंस शीट अप्रोच। जाइए, क्या एंट्री बनेगी, कब बनेगी? दिसंबर 31 को एंट्री बनेगी। वही एंट्री बनेगी हमारी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये 18,000 से एंट्री बन जाएगी। अब हमें मालूम है 18,000 की एंट्री जब मैं अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स से पोस्ट करूंगा ना, तो उसका बैलेंस 5,000 डेबिट में था, 18 क्रेडिट में आएगा, तो कितना रह जाएगा? 13। और यही 13 कहां जाएगा? बैलेंस शीट में 13 जाएगा ना, या 18 जाएगा? बताओ। ये 18,000 से मैं एंट्री बना रहा हूं ना बेटा। रिपीट क्या कर रहा है, अभी करके दिखाया था मैं आपको। टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। मैं ये कह रहा हूं कि अभी एंट्री बन गई ना, अब इसको जर्नल लेजर में पोस्ट करोगे ना, पहले इधर अकाउंट के अंदर यहां पे लिखोगे कि भाई 31 दिसंबर को आप एडजस्टमेंट पास कर रहे हो और एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हुआ 18,000 से। और जब इसका बैलेंस निकालेंगे तो इसका बैलेंस लाजमी सी बात है क्रेडिट साइड पर 13,000 ही आएगा, क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि बैलेंस शीट अप्रोच में परसेंटेज लगाने के बाद जो आता है वही अकाउंट का फाइनल बैलेंस होता है। कितनी दफा बताया जाए, अब यही 33,000 जो है वो दोनों जानिब आ जाएगा। अब आप इसको कहां पर कम है, ये तो अकाउंट ऐसे हम बैलेंस कर रहे हैं, हमें तो पता है बैलेंस कितना आएगा। इसमें से हम 20,000 को लेस करेंगे तो जहां कम है वहां लाइन पे ऊपर आ जाएगा बैलेंस सीडी, और यहाँ डेट लिखेंगे आप 31, और जहाँ ज्यादा है वहाँ लाइन के नीचे लिखकर 2007 जनवरी 1, और ये आ गया बैलेंस बीडी, और कितना आ जाएगा? 13,000। अब हमारे पास बैलेंस शीट अप्रोच का काम क्या हो गया? खत्म। अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं बैलेंस शीट अप्रोच की। कैसे? अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस आ रहा है 2,60,000, अलाउंस ऑफ बैड का एंडिंग बैलेंस आ रहा है 13,000। तो हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, देखें ये बैलेंस शीट इनकम, इससे बैलेंस शीट अप्रोच से बना रहे हैं बैलेंस शीट। तो आप यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये हम अकाउंट से उठा रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल 2,60,000 एंडिंग बैलेंस, लेस करेंगे इसमें से ये अलाउंस ऑफ बैड हम डायरेक्ट भी ला सकते थे, यहाँ कंप्यूटेशन के बगैर भी ला सकते थे, डायरेक्ट परसेंटेज लगा दो। बैलेंस शीट अप्रोच में ये पॉसिबल है कि अलाउंस ऑफ एसेट्स आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है। कितना आ रहा है? 13,000। ये इसको इसमें से लेस करेंगे आप, तो आपके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज, ये हमारा इनकम बैलेंस शीट अप्रोच काम खत्म। अब इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आप परसेंटेज किस पर लगाएं? नेट सेल्स पर। कौन सी नेट सेल्स पर? नेट क्रेडिट सेल। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नजर आ रही है 8,80,000, इसमें से हम ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 20,000 और सेल डिस्काउंट 10, ये लेस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल आ जाएगी। उसमें हम ये 1% अप्लाई करेंगे, बैड डेट्स का अमाउंट आ जाएगा। उसमें तो पुराने वाले अलाउंस और बैड डेट्स को एडजस्ट वगैरह नहीं करेंगे। इसके लिए हम यहाँ कंप्यूटेशन बना रहे हैं। क्या हो गया? सर्दी बेशुमार है, गर्मी हो रही है। ओके सही, हम अभी इधर बना लेते हैं इसको। जी बेटा, क्या बनाएंगे हम? कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। ये मुझे ये जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया ना, मैंने फॉर्मेलिटी पूरी की है, मुझे करवाना इस बात से चाहिए कि आगे कंपैरिजन आप कर सकें बस। बाकी आपको ये पहले से आता है, मैं नहीं भी करवाता तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कर सकता था इसको। एस्टिमेट बैड डेट्स बाय इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। हाँ, अब पॉलिसी लिखेंगे क्या है? एस्टिमेटेड
बैड डेट्स आर 1% ऑफ नेट सेल्स, ये उसने कहा है हमें। अब हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे कि नेट सेल्स आपको निकालनी है, सॉरी बैड डेट्स एक्सपेंस आपको निकालना है। इसमें डायरेक्ट बैड डेट्स एक्सपेंस निकलता है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स नहीं आता है इसमें। आप क्या करेंगे, आप लेंगे नेट सेल्स और उस पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1%। अब हमारे पास नेट सेल्स तो पता नहीं है ना हमें, क्वेश्चन में तो नेट सेल्स नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी कंप्यूट नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब नेट क्रेडिट सेल्स ही है। अगर कैश सेल्स का कोई अमाउंट हो तो उसको आप माइनस कर दीजिएगा, सही है। तो अब आप मुझे बताएं नेट सेल्स कैसे निकलेगी। जी, तो पहले हम ले लेंगे क्रेडिट सेल्स। हाँ, दो मिनट, क्रेडिट सेल में से लेस कर लेंगे क्या क्या, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, रिटर्न एंड अलाउंस, और इसमें से लेस कर लेंगे सेल्स डिस्काउंट। ये बहुत आसान है। अब सबसे पहले आप मुझे बताएं, क्रेडिट सेल सवाल में ही नजर आ रही है 8,80,000, सही। तो आप 8,80,000 लेंगे और इसमें से लेस कर लेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, वो कितना है 20,000, सेल डिस्काउंट 10,000, 20,000 ये और 10,000 ये, दोनों को सम करेंगे और सम करके यहाँ लेके जाएंगे और माइनस कर देंगे। इसमें माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा 8,50,000, और इसका नाम क्या होगा नेट सेल्स। और हमें इसी पे परसेंटेज लगानी है क्योंकि उसने बोला है ऐसे, परसेंटेज लगा दें। अब क्या फार्मूला आएगा हमारे पास, अब लिखेंगे नाउ वी फाइंड बैड डेट्स। अब हम बैड डेट्स एक्सपेंस निकालेंगे और उस फार्मूले को जो ऊपर नजर आ रहा है ना उसे अप्लाई कर देंगे। क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसको 8,500 बैड डेट्स एक्सपेंस। अब डायरेक्ट फार्मूले में लिख लें 8,50,000, मल्टीप्लाई कर लें इसको 1% से जी, और ये अमाउंट आ गया हमारे पास 8,500। बस ये खत्म हो गया, इससे ही हमें एंट्री बना देनी है। और नोट करने वाली बात क्या है, इसमें से कोई भी हमने पुराना वाला अलाउंस ऑफ बैड डेट्स ऐड या लेस नहीं करना है, इसी को हम लेके चले जाएंगे और हम इधर जर्नल में इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से एंट्री बना देंगे। बस हमें ये करना है। और देखें हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बना रहे हैं किससे, बाय इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट अप्रोच आगे कहीं भी नहीं आएगी, अब हर जगह बैलेंस शीट अप्रोच यूज होगी। 8,500 8,500 सही। अब इसके बाद आप इसको पोस्ट कर दें जर्नल लेजर में, क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है ना, और बैलेंस शीट में बैलेंस जाता है एडजस्टमेंट के बाद। 31 दिसंबर को एंट्री बनाई हमने एडजस्टमेंट, अभी आपने देखी एडजस्टमेंट एंट्री बनाई हमने 8,500 से। अब इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए फूटिंग करेंगे क्रेडिट साइड की, तो बड़ा अमाउंट कहाँ का है, क्रेडिट का। इस अमाउंट को दोनों जानिब लिख लेंगे। कम कहाँ पर है, डेबिट में कितना कम है, इसमें से इसको लेस कर ले तो देखिए जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 3,500। बैलेंस सीडी नहीं होता ऐसा जी। यहां क्या आएगी डेट 31, क्योंकि एडजस्टमेंट जो बनती है ना उसको हम क्रेडिट करते हैं। आप बोल रहे हो भाई इतना क्रेडिट हो कि जो डेबिट बैलेंस आ रहा है ना ऊपर 5,000 डेबिट बैलेंस आ रहा था 5,000, आप बोल रहे हैं हमने परसेंटेज लगाई, एक्सपेंस आ रहा है 1,000 से। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनली ना अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए बैलेंस शीट में जाने के लिए, क्योंकि इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। इसके डेबिट का मतलब क्या है कि राइट ऑफ हमने ज्यादा किया है, तो उसको आप एट एनी कॉस्ट अपनी पॉलिसी वगैरह चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ करके आप डेबिट में बैलेंस नहीं आने देंगे। पॉलिसी आप चेंज भी कर सकते हैं ना, पॉलिसी चेंज करना आपके हाथ में होता है। बैलेंस वीडी, वैसे सोचने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता।
2007 Jan 1। अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में इनकम मिशन अप्रोच में अकाउंट रिसीवेबल जाएगा 2,60,000 ये लिखा हुआ, और अलाउंस ऑफ एडर्स कितना जाएगा 3,500। सही है, तो ये हम बैलेंस शीट बना लेते हैं नीचे। ये इनकम मिशन अप्रोच से बैलेंस शीट बन रही है। देखिए ये जो बैलेंस शीट है इसमें सब कुछ मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसमें अलाउंस ऑफ एडर्स चेंज कर दूंगा, और अलाउंस ऑफ एडर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,500। तो देखिए वही बैलेंस शीट हमारी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू चेंज हो गई। तो मेनली आपके पास जो अप्रोच यूज होती है ना प्रैक्टिकली, वो कौन सी यूज होती है, बैलेंस शीट अप्रोच। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कंपैरिजन वाला भी करवा दिया, तो इसको आप देख लीजिएगा। और भी क्वेश्चन है, देखिए ये भी, हाँ ये भी ऐसा ही सवाल है, इसमें बैलेंस शीट अप्रोच इनकम मिशन अप्रोच दोनों मांग रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस को आप रीड कीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी हम पहले इसको वाइंड अप कर लेंगे। कल जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि राइट ऑफ की वजह से नेट रियलाइजेबल वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आती, इसको आप देख लीजिएगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आ जाए जरा एजिंग में। कल हम क्या बात कर रहे थे कि बैलेंस शीट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे लगा देते हैं। एंडिंग बैलेंस जो रिसीवेबल का हमारे पास मौजूद होता है वो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस होता है। कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडी लेजर में फर्क बताया था ना मैंने आपको। कंट्रोल अकाउंट जो है वो तमाम कस्टमर्स का एक ही कंबाइन अकाउंट होता है जो जनरल लेजर में बनता है, जबकि सब्सिडियरी लेजर में तमाम कस्टमर के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। अब अगर कंट्रोल अकाउंट में 3 करोड़ का बैलेंस आ रहा है जो तमाम कस्टमर का है, उस पर आप एक परसेंटेज लगा दें और आप बोले ये बैड डेट्स है, तो ये तो अजीब सी बात हो गई। होना ये चाहिए कि तमाम कस्टमर का अलग अलग एनालिसिस करें हम। जिस कस्टमर को पैसे उधार दिए हुए ज्यादा मुद्दत गुजर चुकी है, उससे बैड डेट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बंदे को आपने उधार दिया 30 दिन के लिए, अभी 30 दिन नहीं, 30 दिन गुजर गए, चले 30 दिन गुजर गए, और 30 दिन गुजर के भी 10 दिन हो गए। इस कस्टमर के मुकाबले में एक दूसरा कस्टमर जिसको आपने 30 दिन के उधार दिया था और 30 दिन गुजर के भी 90 दिन और गुजर गए, इसमें बैड डेट ज्यादा होगा। 90 दिन और मजीद गुजर गए। एक कस्टमर को आपने उधार दिया 30 दिन के लिए, 1 साल हो गया, पैसे नहीं मिले। एक कस्टमर जिसको अभी 30 दिन गुजरे ही नहीं, भाई 30 दिन के लिए उधार दिए थे, 30 दिन गुजरे नहीं, तो बैड डेट्स होगा? होगा। कैसे होगा? आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर देखेंगे। ये 30 दिन क्रेडिट पीरियड है। क्रेडिट पीरियड अगर ना गुजरा हो तो भी आपको एस्टिमेट करना है कि हो सकता है भाई अभी एक बंदे का क्रेडिट पीरियड नहीं गुजरा लेकिन उसका बिजनेस खराब हो रहा है, हो सकता है ना कि उसमें भाई बैड डेट्स हो जाए। इसका मतलब है क्रेडिट पीरियड अगर गुजर के बहुत ज्यादा दिन हो गए तो फिर तो बैड डेट्स आपको देखना ही चाहिए, लेकिन क्रेडिट पीरियड नहीं गुजरा तब भी बैड डेट्स हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पे हम तमाम कस्टमर को अलग अलग एनालाइज करेंगे, और वो रीजंस यूज भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकली तो सारे रीजंस यूज होंगे, लेकिन आपके पास अभी जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, उसमें टाइम को देखा जा रहा है कि जिसको जितना ज्यादा टाइम हो गया है उसके बैड डेट्स होने के चांस। तमाम कस्टमर क्या कह रहे हैं, हम पैसे देंगे। एक बंदे को 30 दिन गुजर गए, 50 दिन और गुजर गए, पैसे तो दे देने चाहिए थे 30 दिन के बाद। टोटल 80 दिन गुजर गए, उसको 30 दिन का उधार दिया था। आप उसके पास गए, बोले पैसे दो, बोले दूंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा मसला है, इंशाल्लाह मैं देता हूं आपको, 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगा। वो मना तो नहीं कर रहा, आप उसके रिसीवेबल को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि आप एस्टिमेट करेंगे कि हो सकता है कि ये पैसे ना दे। उसको आप बोलेंगे क्या ऐसे, हमें लग रहा है यार तुम पैसे दोगे ही नहीं। वो बोले अच्छा तुम्हें लग रहा है, फिर तो अच्छी बात है, फिर मैं तुम्हें अच्छा फील करवाता हूँ और अच्छा फील करवाता हूँ। वो आप उसके सामने नहीं बोलेंगे, आप उससे बोलेंगे दे दो पैसे, और ज्यादा मसला होगा तो आप बोलेंगे भाई हम कोर्ट में आपको खींच लेंगे वगैरह वगैरह। बोलेगा यार माफ कर दो यार, कोर्ट कचहरी के मसले में नहीं बढ़ाओ। अमाउंट 1000 2000 का नहीं है, लाखों का अमाउंट है, वहां की बात कर रहे हैं। और हजारों का भी हो तो फिर भी मामला तो है, केस नहीं करेंगे हम उसमें, हम उसे धमकी दे रहे हैं। अब आइए जरा देखें इसका मतलब क्या हुआ। इन शॉर्ट, हर कस्टमर के अकाउंट को हमें सेपरेटली एनालाइज करना चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्यूट बैड डेट्स एक्सपेंस, वरना जो बैड डेट एक्सपेंस कंप्यूट होगा वो सही नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका रिसीवेबल एंडिंग तमाम कस्टमर का कंट्रोल अकाउंट 3 लाख था और आपने 10% लगाकर 30,000 का बैड डेट्स निकाल दिया, रीजन बताओ तो आपके पास रीजन तो नहीं होगा। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें रीजन होगा आपके पास कि इसको ज्यादा दिन हो गए थे, इसमें हमने ज्यादा % लगाई है, इसको और ज्यादा दिन हो गए थे, और भाई को उधार दिए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए। सही है, तो भाई तो पैसे ही नहीं दे रहे हैं,
उसमें बेड डेट्स और ज्यादा लगेगा। आइए ये वाला करते हैं। आसिफ एंड कंपनी सेल्स मर्चेंडाइज टू इस कस्टमर ऑन क्रेडिट। ये एजिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। एजिंग का मतलब क्या होता है? उम्र निकालना। एज माने क्या होता है? उम्र। एज लाइफ में क्या फर्क है? जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी लाइफ 300 साल है जबकि मेरी एज 10 साल है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल में 300 साल जीऊंगा लेकिन 10 साल जिया हूं। तो अकाउंट रिसीवेबल की एज का मतलब क्या है कि उधार दिए हुए कितने दिन गुजर गए, उसका मतलब होता है एज। तो आप एजिंग पढ़ रहे हैं, इट मींस यू विल कैलकुलेट द डेज दैट हैव बीन पास सिंस यू गैव द क्रेडिट। कितने दिन गुजर गए उधार दिए हुए, यानी कि क्रेडिट पीरियड खत्म होकर कितने दिन गुजर गए, ये भी बोल सकते हैं आप। आसिफ एंड अब आप कैलकुलेट करेंगे, अब आपको मंथ्स का पता होना चाहिए, कौन सा महीना 31 का होता है, कौन सा महीना 30 का होता है। तो उसके लिए पहला महीना जनवरी का 31 का होता है और जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं। जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं। बाकी पहला महीना अगर 31 का होगा, फिर हर महीना छोड़ छोड़ के 30-31 का आता रहेगा। या फिर ये जो आप हड्डियां भी यूज कर सकते हैं अपने हाथ पे जो है उसकी मदद से, एक 31 का, फिर 30 का, फिर 31 का, फिर 30 का। जो गड़े में आएगा वो 30 का होगा और फरवरी 28 का है, 29 का भी हो सकता है लीप ईयर में। आसिफ एंड कंपनी सेल्स मर्चेंडाइज टू इस कस्टमर ऑन क्रेडिट। उधार पे बेचते ही। द टर्म इन ऑल केसेज आर 30 डेज। इसका मतलब क्या है अबू बकर? द टर्म्स इन ऑल केसेज आर 30 डेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम 30 दिन के लिए उधार देते हैं। इसका मतलब क्या है? हम 30 दिन के लिए उधार देते हैं। 30 दिन तक हम कस्टमर से पैसा नहीं मांगेंगे। 30 दिन गुजरेंगे तो फिर हम उससे बोलेंगे कि अब हमारा पैसा हमें रिटर्न करो। 30 दिन इज द क्रेडिट पीरियड। मैंने बताया था ना, क्रेडिट पीरियड, डिस्काउंट पीरियड, आपको इन्वेंट्री से पहले बताया था भाई। 210 नेट 30 सब पता है। थोड़ा रिवाइज कर लिया करें, निकाल के स्लाइड्स वगैरह देखें। द कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन दिसंबर 31। क्यों बताया इन्होंने ये कि दिसंबर 31 को अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है? क्या? क्योंकि दिसंबर 31 को बैड डेट्स को एस्टिमेट करना होगा। दिसंबर 31 को बैड डेट्स की कैलकुलेशन होगी। इसका मतलब है वो जो डेज आप कैलकुलेट करेंगे दिसंबर 31 तक के करेंगे। अगर ये बोलता है कि जून 30 को हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है तो वहां तक के डेज कैलकुलेट होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड की एंड की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी के लिहाज से सारी कैलकुलेशन होती है। द कंपनीज प्रोवाइड एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल टू। अब इन्होंने बैड डेट्स को डाउटफुल डेट्स बोल दिया। अब ये देखिए हमें 5% दे रहा है। इन्होंने अपने रिसीवेबल को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने हैंडआउट का प्रिंट निकाला हुआ है। फिजिकल चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकली अगर आपके पास हैंडआउट्स होंगे, आपके पास लिखा हुआ होगा काम, वो इंपैक्ट ज्यादा डालता है क्योंकि हर वक्त आपको वो दिखता रहता है। और अच्छा यार ये काम भी है, वो काम भी है, रिवाइज भी कर सकते हैं आप। तो हैंडआउट्स के प्रिंट्स निकाल लिया करें। लेकिन अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं और कंप्यूटर में अच्छा पढ़ सकते हैं तो वो अलग बात है। जैसे अब मैं प्रिंट निकालता हूं, हैंडआउट्स वगैरह के निकालता हूं, बुक्स के प्रिंट नहीं निकालता। पहले मैं बुक्स भी प्रिंट करवा लेता था पूरी। अब मैं बुक के अंदर ही हाईलाइट वगैरह करके पढ़ लेता हूं। हैंडआउट में भी मैं ये करता हूं, ये तो क्वेश्चंस के हैंडआउट है ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल वगैरह होगा तो पहले मैं आर्टिकल को खुद कंप्यूटर पर हाईलाइट करके पढ़ के उधर ही नोट्स बना लूंगा उसी हैंडआउट पे, फिर उसके प्रिंट निकाल लूंगा तो उसमें सब लिखा हुआ होगा, मेरे पॉइंट्स वगैरह जो मैंने लिखे हुए, और फिर मैं उन पॉइंट्स को ही रिवाइज करके पेपर वगैरह कोई देना हो तो फिर मैं दे देता हूँ। इस तरीके से थेरेटिकल सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। यानी अगर आपका थ्योरी का एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर है, वो 20 पेजेस पर है, अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है तो वो आधे पेज पर आ जाना चाहिए आपके नोट्स में। अगर आपके नोट्स में भी 20 पेज पर आ रहा है, इसका मतलब है आपने उसको नहीं पढ़ा और आप समझ रहे हैं कि आपने पढ़ लिया, गलत समझ रहे हैं आप। पूरी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे ना आपने, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान भी है ना इकोनॉमिक्स में आपके, बहुत इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान बहुत सारा है इसमें काम। बीकॉम में होती थी जब हम बीकॉम में पढ़ते थे। पूरी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान मैंने 6 पेजेस पे छाप ली थी, लेकिन वो मेन पॉइंट्स थे, उन्हीं मेन पॉइंट्स को हमने याद कर लिया था, उसी की बेस पे पेपर हम लोगों ने दे दिया था। वो मैंने खुद बनाया, वो तो पुराने थे ना काफी, वो तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान चेंज होता रहता है ना बेटा। बहरहाल 3% वो पता नहीं कहाँ रखा होगा, लेकिन आपको कुछ नोट्स अगर मुझे मिले तो मैं आपको शो कर सकता हूँ, पैटर्न से समझ में आ जाएगा आप कैसे ऐसे हो सकता है काम। और ये मैंने अपने टीचर से सीखा था। वो जो भी चीज पढ़ते थे
उसके छोटे छोटे पर्चियों में नोट्स बना लेते थे और वो जेब में रखे होते थे। जब भी टाइम मिलता था वो निकाल के उसे रिवाइज करते थे, वापस जेब में डाल देते। और उन्हें, हाँ, और ये सीए के स्टूडेंट भी करते हैं, सीएफए के भी करते हैं। इससे आपको चीज ज्यादा अरसे तक याद रहती है। इस तरीके से आप बोर्ड वगैरह भी अपने घर में बना, जगह नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे घर में, आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाएंगे। ओके, अभी देखिए इन्होंने 5 टाइप की परसेंटेजेस बनाई हुई है। ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट ड्यू ना हो उस पर 3% लगाना, यानी जिसको 30 दिन ना गुजरे उस पर 3% लगाना। अगर ड्यू होकर 1 से 30 दिन गुजर गए तो 5% लगाना। ड्यू होकर 31 से 60 दिन गुजर गए तो 10% लगाना। 60 से 90 दिन हो गए तो 15% लगाना, और 90 से ज्यादा दिन हो गए तो 40% लगाना। अब ये जो हमें अकाउंट नजर आ रहे हैं, हमारे कस्टमर के अलग अलग अकाउंट नजर आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, द फॉलोइंग कस्टमर्स अकाउंट अपीयर इन द सब्सिडी लेजर। सब्सिडियरी लेजर में तमाम कस्टमर के अलग अलग लेजर बने हुए। अब असलम को देखिए, अब असलम के अकाउंट में, ये असल में किस चीज के अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट है। मतलब अकाउंट रिसीवेबल असलम है, ये अकाउंट रिसीवेबल अल्ताफ भाई, अकाउंट रिसीवेबल खालिद भाई, अकाउंट रिसीवेबल सलीम भाई, अकाउंट रिसीवेबल करीम भाई। बस ये 5 हमारे कस्टमर है। कस्टमर तो और भी हो सकते हैं, 200 कस्टमर लगा दें हम, लेकिन काम तो वही होगा ना। असलम भाई का अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होने का मतलब क्या है, 900 रुपए से जनवरी 12 को डेबिट हो रहा है। डेबिट होने का मतलब क्या है, एंट्री बनी होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, यानी 900 रुपए से रिसीवेबल बढ़ गया था, फिर ये 900 रुपए से क्रेडिट भी हो गया। क्रेडिट क्यों हो गया, कलेक्शन हो गई होगी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये जो 900 रुपए कलेक्ट हो गया, इसमें कोई बैड डेट्स नहीं, इसमें तो बैड डेट्स नहीं होगा। बैड डेट्स होगा इस 1100 में, क्योंकि ये डेबिट तो हुआ है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, और क्रेडिट ना होने का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन नहीं हुई। अब हम इसकी एज निकालेंगे कि अगस्त 17 से लेकर दिसंबर 31 तक कितने दिन गुजर गए इसको। अल्ताफ भाई को देखें, 30 तारीख को हमने माल बेचा, कलेक्ट नहीं हुआ। 800 का बेचा नवंबर 16 को, वो भी कलेक्ट नहीं हुआ। तो इन दोनों की एजिंग करनी पड़ेगी हमें। खालिद भाई 1600 का माल बेचा इनको दिसंबर 24 को, इसकी भी एजिंग करनी पड़ेगी। कलेक्शन नहीं हुई ना, क्रेडिट नहीं हुआ। सलीम भाई के 500 रुपए क्रेडिट होकर क्लोज हो गया, 900 रुपए बचे, इसकी एजिंग होगी। और करीम भाई को 3 मरतबा हमने बेचा, तीनों मरतबा की कलेक्शन नहीं हुई, तो तीनों की एजिंग होगी। सही है, तो इसकी एजिंग कैसे होगी, इसे भी देखते हैं हम लोग। सही बेटा, ओके, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। आइए बेटा, आसिफ एंड कंपनी, अब इसमें एजिंग करेंगे पहले किसकी, क्या हो गया, असलम की एजिंग करेंगे। असलम के 1100 रुपए का अमाउंट जो अगस्त 17 को हमने असलम को गुड्स बेची थी और इस तरह एंट्री बनी थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, उसकी हम एजिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने यहां पर एक जो है वो फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले आप कस्टमर का नाम लिखेंगे। कस्टमर कौन है, असलम। अब असलम जो है उसके 900 रुपए के अमाउंट की एजिंग आपको नहीं करनी, 1100 रुपए की एजिंग करनी है, जो हमने कब बेचा था, अगस्त 17 को। तो आप लिखेंगे ₹1100, और इसकी सेल की जो डेट है वो कब है बेटा, अगस्त 17। सही है। अब आप इसकी एजिंग करें, डेज बताएं मुझे। देखिए डेट ऑफ सेल को काउंट नहीं करेंगे आप, डे ऑफ सेल को काउंट नहीं करेंगे, 17 को छोड़ दें आप। अगस्त के कितने दिन होंगे फिर, 14 दिन। भाई अगस्त 31 का होता है ना, तो अगस्त के 14 दिन गुजर गए। फिर उसके बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर के 30, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर के 30 और दिसंबर के 31। तो टोटल कितने दिन हो गए बेटा, ये ऐड करें इनको, 136। सही, ऐड करवाइएगा। अब ये इसका मतलब है टोटल 136 दिन गुजर गए असलम को 1100 रुपए का माल बेच के। लेकिन हमने उसको उधार कितने दिन के लिए दिया था, वो 30 दिन इसमें से हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे अभी बताता हूं। कितना आ जाएगा, 106। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू होकर 106 दिन गुजर गए, टोटल 136 दिन गुजरे हैं, लेकिन हमने तो 30 दिन उधार की मुद्दत दी हुई थी ना, तो 30 दिन को तो आप एलिमिनेट करें। इसका मतलब है जिस दिन अमाउंट ड्यू हुआ, वाजिबुल अदा हुआ, वो 30 दिन के बाद वाजिबुल अदा हुआ, उस दिन के बाद से 106 दिन हमारे पास टोटल गुजर चुके हैं। तो अब ये 106 दिन का अमाउंट आ रहा है 1100 रुपए। ये इन तमाम कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में लाया कर रहा है, नहीं डेज के लिहाज से बताएं। 90 डेज पास ड्यू, 90 डेज पास ड्यू का मतलब है ड्यू होकर
ड्यू होकर 90 दिन और गुजर गए, अबव 90 थे, सही, अबव 90 डेज पास ड्यू। परसेंटेज नहीं लिखेंगे हम, बस हम यहाँ ये लिख लेंगे कि ये अमाउंट कौन सा है, अबव 90 डेज पास ड्यू। इस तरीके से तमाम कस्टमर्स के रिसीवेबल की एजिंग करेंगे। एक कस्टमर के एक से ज्यादा अमाउंट भी हो सकते हैं, एक एजिंग की अभी हमने। अब आइए जरा अगला कस्टमर कौन है, अल्ताफ भाई। हमने 30 मार्च को 300 रुपए का माल उनको भेजा था। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे, उनका नाम लिखते हैं खूबसूरत सा। हाँ, पहला जो हमने उसे बेचा कितने का, ₹300। ये अमाउंट ये हमने सेल कब किया, मार्च 30। अब आप इसको कैलकुलेट करें, मार्च का एक दिन, मार्च, अप्रैल 30, बताओ ना यार, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, ये अब 90 आएगा, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो आप जब पढ़ रहे होते हो और सॉल्व कर रहे हो चीजों को, तो आप तो सारी चीजें दिखाओगे। थैंक यू सो मच जी बेटा। अब टोटल कितने डेज हो गए ये बताइए जरा जी, सही कैलकुलेट कीजिएगा। 236 आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। इसमें से हम 30 को लेस कर लेंगे तो आ जाएगा 200। ये कितना आ रहा है, 276 आ रहा है बेटा, कैलकुलेट सही करें। 30 लेस करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 246। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू होकर 240 दिन गुजर गए। ये भी हमारा कौन सा हो गया, अबव 90 डेज पास ड्यू। ये तो हमारा अल्ताफ भाई का एक अमाउंट हुआ। इसके बाद दूसरा अमाउंट भी आएगा इनका, सही। आप बताएं दूसरा अमाउंट अल्ताफ भाई का कितना है जी, क्या मतलब, वो अभी आएगा तो देख लेना, जिनका नॉट ड्यू आएगा ना, फिर तुम्हें समझ में आएगी बात। 30 को माइनस इस वजह से कर रहे हैं, ये जो कैटेगरीज बनी हुई है ना, ये पास ड्यू की बनी हुई है सारी। ये जो कैटेगरी बनी हुई है, ये पहली कैटेगरी क्या है, ड्यू ना हुआ हो तो 3% लगाओ। दूसरी कैटेगरी क्या है, ड्यू होकर 1 से 30 दिन गुजर गए हो तो 5% लगाओ। मतलब 30 दिन गुजरे हो, उसके बाद भी अगर 1 से 30 दिन, 1 से 23 दिन का मतलब क्या है, ड्यू होकर 10 दिन और गुजर गए हो, ड्यू होकर 12 दिन और गुजर गए हो, ड्यू होकर 25 दिन और गुजर गए हो, तो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। यानी अगर ड्यू होकर 25 दिन गुजर गए हो तो टोटल 55 दिन गुजर गए, तो उसमें 30 डेज निकाल देंगे। अगर 30 डेज ही नहीं हुए तो पहली कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर 30 डेज नहीं हुए हैं तो उसमें से भी 30 लेस करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव आने का मतलब होगा कि अभी 30 डेज पास नहीं हुए। अभी आप मुझे बताएं कितना अमाउंट है भाई का दूसरा, 800 नवंबर, आप लोग बताया करें 800 अमाउंट है, और नवंबर बता दो अल्लाह के बंदों, अच्छा अब नवंबर दिसंबर 2 महीने, सही। तो नवंबर 30 का होता है, तो 16 का उठा दो, 14 डेज इसके हो गए, और 31 दिसंबर के हो गए। सूप वाला महीना है ये, इसको ऐड कर लें, 45 टोटल डेज गुजरे, और ड्यू होकर कितने दिन गुजरे, 15। अब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, 1 to 50, 30 डेज पास ड्यू। 15 दिन किस में आएंगे, 1 से 30 दिन में आएंगे। तो आप यहां लिखेंगे 1 to 30 डेज ड्यू होकर 1 से 30 दिन के दरमियान गुजर गए। अच्छा अगर ये 30 डेज की क्रेडिट पीरियड नहीं बोले, बताए नहीं, तो भी 30 डेज लेस नहीं करेंगे आप। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, वैसे आपको देगा ही। हो सकता है डिफरेंट कस्टमर के क्रेडिट पीरियड डिफरेंट दे दे, तो फिर आप क्या करेंगे, सबके डिफरेंट, किसी में 30, किसी में 20, वो बताएगा इस तरीके से, फिर आपको क्या करना है। अच्छा एक और कस्टमर हमारा हो गया। इसके बाद कौन सा कस्टमर है भाई, खालिद भाई। खालिद भाई ने 1600 रुपए का उधार लिया, इनका ड्यू नहीं हुआ होगा अभी, दिसंबर 24 को हमने बेचा है, और आज 31 दिसंबर है। 1600 रुपए जी, नाम बताएं पहले तो उनका, खालिद भाई। खालिद एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जी। कितना अमाउंट है, ₹1600, और कब सेल किया हमने, दिसंबर 24 को।
24 को आप छोड़ दें, सही है। 24 के बाद डेज देखिए, 7 डेज, 7 में से माइनस करेंगे 30, तो कितना आ गया बेटा 23 माइनस में। 23 माइनस में होने का मतलब क्या है कि ड्यू होने में भी अभी 23 दिन बाकी है, तो हम बोलेंगे ये जो अमाउंट है ना ये नॉट ड्यू है, नॉट येट ड्यू, अभी ड्यू नहीं हुआ अमाउंट। हाँ वो जो परसेंटेज है, देखिए अगर हमारे 200 कस्टमर्स हैं और 200 कस्टमर्स की आप इस तरीके से अलग अलग एजिंग कर रहे हैं, तो सब पे अलग अलग परसेंटेज थोड़ी लगाएंगे हम। ये जो सिमिलर टाइप की कैटेगरीज आएंगी ना इन सबको सम कर लेंगे। जैसे अब 90 डेज की एक कैटेगरी आ गई असलम की 1100, अब 90 डेज की एक और कैटेगरी आ गई अल्ताफ भाई की 300, 1100 300 को ऐड करके एक ही दफा परसेंटेज लगाएंगे, उसके लिए आगे टेबल्स बनेंगे, लेकिन एजिंग अभी हम अलग अलग ही करेंगे। अभी हम ये मालूम कर रहे हैं कौन से अमाउंट को कितने दिन गुजर गए। अब हमारा जो नेक्स्ट कस्टमर है वो है सलीम भाई, 900 रुपये, 500 रुपये को छोड़ दे, 900 रुपये अक्टूबर 4, तो आप यहां लिखेंगे सलीम भाई जी, इनका पहला अमाउंट कितना है 900, एक ही अमाउंट है इनका 900। कब सेल किया, हाँ बताओ, अक्टूबर 4। बासित भाई डेज बताएं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर हुआ कितने, कौन से 31 का, हाँ तो कितने दिन हो जाएंगे ये 27 इसके डेज हो गए, अक्टूबर नवंबर 30 और दिसंबर 31, 88 डेज हो गए। माइनस करेंगे 30 तो कितना आ गया ये 58, तो 58 डेज कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं देखिए, 31 to 60 डेज पास ड्यू, तो हम यहां सामने लिखेंगे 31 to 60 डेज ड्यू होकर भी 31 से 30 दिन के दरमियान हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास इसका कोई अमाउंट नहीं है। अब हमारे पास कौन से कस्टमर है, एक आखिरी कस्टमर है जिनका नाम है बेचारे, हम बेचारे हैं बल्कि करीम बेचारा नहीं है, 3 इनको सेल की, एक 400 सितंबर 28, तो पहले तो हम लिखेंगे करीम भाई और ₹400 सितंबर 28, हाँ बेटा सितंबर के 2 दिन और अक्टूबर 31, नवंबर और दिसंबर 31। जी तो हमारे पास 94 डेज आ गए, सही। 94 में से हम लेस कर लेंगे 30, आप लोग बता रहे हैं कैलकुलेशन मुझे ये सही। 64 डेज आ गए। 64 डेज कौन सी कैटेगरी में लाया करते हैं ये, 64 डेज आ गए हमारे पास 61 to 90 डेज, सही है। तो आप इसे लिख देंगे यहाँ पर कि इसको सेल किए हुए 61 to 90 डेज हो चुके हैं। अच्छा 61 to 90 डेज पास ड्यू। अच्छा अभी बासित भाई को सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाँ बोलें। इस वजह से कि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस हमें ये बता रहे हैं कि जो ड्यू नहीं भी होते उनमें भी बैड डेट फ्यूचर में हो सकता है। अभी ड्यू नहीं हुआ लेकिन उनमें भी बैड डेट्स हो सकता है। ये आपके एक्सपीरियंसेस बताते हैं सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो बंदा बाहर बैठा हुआ था ना बिजनेस के, उसकी समझ में नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि बिजनेस अपने सिनेरियो के मुताबिक उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। बहरहाल करीम का दूसरा अमाउंट बेटा क्या है 800 जी, और यहां लिख देंगे हम नवंबर 16 जी बेटा। हाँ बताइए कितने दिन हो गए इसको, नवंबर के कितने डेज 14 डेज और दिसंबर के 31 डेज, टोटल 45 डेज। माइनस करेंगे 30 तो ये आ गए हमारे 15 दिन, यानी कौन सी कैटेगरी में आ गया 1 to 30 डेज पास ड्यू।
अब इसका एक अमाउंट और भी रह गया हमारे पास, वो कितना है? December 4, ये तो नॉट ड्यू होगा। 2000 नॉट ड्यू, 2000 December 4। अच्छा बेटा, तो दिसंबर के कितने दिन हो जाएंगे? 27 डेज माइनस 30, तो ये कितने आ जाएंगे? -3। इसका मतलब है ये भी नॉट ड्यू है। ये नॉट ड्यू, नॉट क्या चीज? 4 में से नहीं, दिसंबर 4 से दिसंबर 31 तक कितने दिन गुजर गए? 27। 27 में 3 दिन लेस करेंगे ना, 30 दिन तक अमाउंट नॉट ड्यू, 30 दिन तक अमाउंट ड्यू नहीं हुआ ना, तो 27 दिन गुजरे, अभी तो ड्यू होने में भी 3 दिन बाकी। क्या हो गया ऊपर से? चले, अल्लाह रहम फरमाएगा। अगर आप बता रहे हैं हमसे, गलती वलती तो नहीं है कोई? बहरहाल ओके। 30 से 4 क्यों माइनस किया था आपने? तो वो तो कर लिया 27, फिर उसमें 30 डेज क्रेडिट पीरियड के भी लेस करेंगे ना, तो -3 आ गया। अब देखें, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये टेबल बनाना है। इस टेबल में वो जो काम हमने अभी किया है, उस काम को यहां पर हम कॉपी करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल शोइंग एनालिसिस ऑफ कस्टमर्स अकाउंट बाय एज ग्रुप। हम तमाम कस्टमर के जो अमाउंट हमने लिए, उनकी एज निकाली, उसको एक टेबल में डाल के, ये देखिए हमारे पास कैटेगरीज नजर आ रही है, ये हमारी कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज का हम सम निकालेंगे, क्योंकि जो परसेंटेज लगेगी ना वो इन कैटेगरीज पे लगेगी। तो आपने कस्टमर्स के पहले नेम लिख लें। पहला कस्टमर कौन है? असलम, अल्ताफ, खालिद। तो आप यहाँ लिख लें असलम, अल्ताफ भाई, खालिद भाई, सलीम भाई, स्लीम और अबे भाई तुम्हारे बोलने की वजह से स्पेल ही खराब हो रही। स्लीम और करीम, करीम तो नहीं बोल सकते। अब आपके पास देखें इस टेबल में ना, पहले आपको इन तमाम कस्टमर के टोटल अमाउंट लिखने हैं। तो आपने जो एजिंग की है, इसमें आप आगे देखें, असलम का जो टोटल अमाउंट है वो 1100 रुपये ही है, तो और अल्ताफ का टोटल अमाउंट 300 और 800, 300 और 800 मिला के कितना हो जाएगा? 1100। तो दोनों के 1100 रुपये अमाउंट है। तो आप दोनों के पहले टोटल अमाउंट लिखें, 1100 और 1100। फिर उसके बाद आप जाएं, खालिद का टोटल अमाउंट 1600 है और सलीम का 900। तो आप जाएंगे, खालिद का 1600 अमाउंट है और सलीम का 900 अमाउंट है। करीम भाई का रह गया, करीम भाई में 400 और 800 1200, 1200 और 2000 3200 रुपये। तो आपने 3200 रुपये लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास टोटल कितना आ गया? 7900। ये क्या शो कर रहे हैं? तमाम कस्टमर से 7900 लेने, जिसमें से 1100 असलम से, 1100 अल्ताफ से, 1600 खालिद से, 900 सलीम से और 3200 करीम से लेने। देखिए ये हो रहा है काम। अब अगर आपके पास 200 कस्टमर्स हो तो 200 कस्टमर का ऐसी काम होगा, उसमें आपको सब कुछ अलग अलग नजर आ रहा होगा। और ये कब हो रहा है? पीरियड के एंड में। पीरियड के एंड में हम एजिंग कर रहे हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना टोटल अमाउंट की बाइफिकेशन, 7900 की बाइफिकेशन अलग अलग नजर आ रही है, ये हमारे पास पहले से होती है। साल के दौरान हम एजिंग नहीं करते, साल के दौरान हम बाइफिकेशन लेकिन किया हुआ होता है कि किससे कितने पैसे लेने ताकि हम कलेक्शन कर सकें, लेकिन एजिंग तो साल के एंड में होगी। अब असलम का जो अमाउंट है उसकी एजिंग जो हमने यहाँ की हुई है, इसको देखें आप, 1100 का एक ही अमाउंट था, अब 90 डेज में आ रहा है। तो आप जाएंगे और ये 1100 का जो अमाउंट है, परसेंटेज नहीं लगा रहे अभी हम, वही जो हमने काम किया उसको टेबल में डाल रहे हैं। ये 1100 का अमाउंट अब 90 डेज में डाल देंगे। ये आपने एक काम कर लिया। इसके बाद आप जाएं दोबारा और आप देखें अल्ताफ भाई का 300 अमाउंट जो है अब 90 डेज में जाएगा, 800 अमाउंट 1 to 30 डेज में जाएगा। तो 300 टोटल 1100 अमाउंट है ना अल्ताफ भाई का, 300 कहाँ जाएगा अब 90 डेज में, और बाकी 800 1 to 30 डेज में। ये देखिए इस तरीके से हमारी कैटेगरीज के टोटल निकल रहे हैं। हमने टोटल, मैंने फार्मूला पहले से लगाया है, तो टोटल आया जा रहा है नीचे। इसके बाद आए आप, खालिद का 1600 रुपये नॉट ड्यू में जाएगा। अब आप जाएंगे
1600 रुपये पूरा यहाँ से निकाल के नॉट येट ड्यू में लिख देंगे। नॉट येट ड्यू का भी टोटल आ गया 1600। फिर उसके बाद सलीम भाई का 900 31 टू 60 डेज में जाएगा। सलीम भाई का 900 31 टू 60 डेज में आप डाल देंगे। इसके अलावा अब हमारे पास ये जो बच गए करीम भाई 400 जाएगा 61 टू 90 डेज में, तो 3200 में से 400 आप 61 टू 90 डेज में डाल देंगे, ये चला गया। और 800 जाएगा 1 टू 30 डेज में, तो 800 1 टू 30 डेज में यहां पर आ जाएगा। और बाकी बच गया 2000, ये नॉट येट ड्यू में जा रहा है। ये हमारी कैटेगरीज के सब निकल गए। अब रिसीवेबल को अगर आप यहां से सम करेंगे तो कस्टमर वाइज नजर आ रहा है, और यहां से भी सम करेंगे ना तो वही अमाउंट आएगा, लेकिन एक कैटेगरी वाइज नजर आएगा। यानी अगर मैं कहूं कि 7900 में से 3600 अभी भी ड्यू नहीं हुआ, 1600 ड्यू होकर 1 से 30 दिन गुजर गए, और 900 ड्यू होकर 31 से 60 दिन गुजर गए, और 400 ड्यू होकर 61 से 90 दिन गुजर गए, और 1400 ड्यू होकर 90 से ज्यादा दिन हो गए। ये हमने कैटेगरीज बनानी। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, वो जो परसेंटेज दी है वो लगानी, उसके लिए भी टेबल बनता है। ये टेबल जो हमने बनाया है, जो पीछे हमने गंदा गंदा काम किया है, ये गंदा गंदा काम, ये वाला, इसको हमने फॉर्मेट में शो किया है। अब ये गंदा गंदा काम 200 कस्टमर, मतलब ये काम अगर आप 200 का, गंदा नहीं साफ है, 200 कस्टमर काम करें और अपने मैनेजर के सामने ले आकर रखे, बोलेगा क्या दिया भाई। लेकिन अगर आप टेबल ले आके देंगे ना, उसको मजे आ जाएंगे, बोलेंगे वाह किस कस्टमर से कितना कितना लेना है यहाँ नजर आ रहा है, और ये टोटल अमाउंट में से कौन कौन सी कैटेगरी कितनी कितने की बन गई, ये सब नजर आ रहा है हमें ईजान। अब आपको इन पे परसेंटेजेस लगानी है। तो देखिए अब यहाँ पर बैड डेट्स की एस्टिमेशन होगी। ये हमारा शेड्यूल है, इसमें हमें अपनी कैटेगरीज यहां कॉपी करनी है। अपनी कैटेगरीज यहां हम कॉपी करेंगे। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देखें ना, आप बताएं। ये कैटेगरीज आपको यहां सवाल में नजर आ रही है, सही है। तो आप पहले कैटेगरी लिखेंगे नॉट येट ड्यू, और 1 to 30 डेज पास ड्यू, फिर 31 to 60 डेज पास ड्यू, 61 to 90 डेज पास ड्यू, और अबव 90 डेज पास्ट ड्यू। ये हमने सारे कैटेगरीज लिख ली। अब पीछे से इन कैटेगरी के टोटल अमाउंट को हम कॉपी करेंगे जो हमने टेबल बनाया है। ये आपको जैसे क्वेश्चंस में दूंगा करने के लिए, आपको करना ही, मैं एक ही सवाल करवाऊंगा आपको, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस वही अभी देखें, यहां तक का काम वही अलग है, इसके बाद वही हो जाएगा परसेंटेज लगाओ। पहले 1% लगती थी बैलेंस शीट अप्रोच में, अब 1 से ज्यादा परसेंटेज लगेगी, बाकी सारा काम वैसी है। अब आप बताएं 3600 पहली कैटेगरी, फिर 1600, तो आप यहाँ कॉपी कर लें। 3600 पहली कैटेगरी, फिर 1600 दूसरी कैटेगरी, इसके बाद टोटल आएंड में 7900 आ जाएगा हमारा। तीसरी कैटेगरी 900 400 1400, तो आप यहाँ जाएंगे 900 400 और 1400। अब देखिए टोटल वही आ गया 7900। हाँ बेटा अबू बकर, परसेंटेजेस बताओ क्या क्या लगेंगी। पहले पे 3%, 5 10 15, 5 10 15 भाई परसेंटेज, और 40। ये हमने सारी परसेंटेज लिख ली। अब पहले हम क्या करते थे, 7900 पे डायरेक्ट एक ही परसेंटेज लगा देते थे। अब अलग अलग लगाएंगे। जैसे ही परसेंटेज लगाएंगे जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स होगा। बोला तो तुमने, उसने तो देख के भी नहीं बोला। परसेंटेज लगाने के बाद बैलेंस शीट में जो अमाउंट आता है वो बैड डेट एक्सपेंस नहीं होता, वो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स होता है। ये मैंने तकरीबन 25 से 30 मरतबा शायद बात बोल दी हो कि परसेंटेज लगाने के बाद जो अमाउंट आता है वो बैड डेट एक्सपेंस नहीं होता बैलेंस शीट अप्रोच में। तो अभी हम इन परसेंटेज को अलग अलग अप्लाई करेंगे। हाँ सलीम भाई, इसको अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। इसका आ गया 108, मतलब 3600 रुपए में 108 रुपए का बैड डेट्स है। अब इसको अलग अलग हमने कंप्यूट कर लिया, सारे अमाउंट बैड डेट्स के अलग अलग आ गए, तमाम कैटेगरीज के। टोटल कितना आ गया 898। अब आप बताएं ये तरीका सही है या एक ही 7900 पे एक ही परसेंटेज लगा देना सही है? इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ हो सकता है, लॉजिकली ये सही है।
टाइम कंज्यूमर का क्या करोगे? अगर तुम चीज जो कंप्यूट कर रहे हो वो गलत है, कम टाइम में कर रहे हो, तो उसकी एफिशिएंसी का क्या काम है? तो 898 क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर 898 के बारे में क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेटेड अलाउंस ऑफ बेड डेट्स। क्या इससे एंट्री बनेगी? 898 से एंट्री बनेगी? घर जाकर भाई बैलेंस शीट अप्रोच तो है, परसेंटेज लगाने के बाद अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का अमाउंट आ गया, क्या मैं 898 से एंट्री बनाऊंगा? नहीं। फिर क्या करूंगा? इसमें से पुराना वाला अलाउंस ऑफ बेड डेट्स, क्रेडिट में है तो लेस करूंगा, डेबिट में है तो ऐड करूंगा। वही चीज है ना सारी, परसेंटेज लगाने के बाद वही सारी चीजें हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे डायरेक्ट बैलेंस शीट मांगू, बासित बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल कितना लिखोगे? अगर मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट अभी मांग लूं आपसे, बोलूं बैलेंस शीट बना दो, अकाउंट रिसीवेबल कितना लिखोगे बासित? कितना? 7,900। और अलाउंस ऑफ बेड डेट्स? नहीं, पिछला हो भी तो यही जाएगा। बैलेंस शीट में अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का बेटा वही अमाउंट जाता है जो परसेंटेज लगाने के बाद आता है। यार अल्लाह के बंदे, अगर ये बात आप याद नहीं रख पाए तो एमसीक्यू आप गलत कर दोगे। परसेंटेज लगाने के बाद जो आता है वही बैलेंस शीट में जाता है। अब आप क्वेश्चन में आए जरा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड नंबर 8, प्रिपेयर अ टेबल शोइंग एनालिसिस ऑफ अबव अकाउंट्स बाय एज ग्रुप एज गिवन अबव। बोला टेबल बनाओ, उसमें एजिंग करो और एजिंग करके तमाम एज वाइज अकाउंट रिसीवेबल को अलग अलग शो करो। ये हमने कहां पर किया है? ये हमने इस टेबल में किया है या इस टेबल में किया है? इसमें किया है। इसमें हमने कस्टमर के अकाउंट्स को एज वाइज देखें, अलग अलग करें ना, ये एज वाइज अलग अलग होगा सारे। ये हमने पहली रिक्वायर्ड की है। दिस इज रिक्वायर्ड नंबर 8। रिक्वायर्ड नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डाउटफुल डेट्स अप्लाइंग द परसेंटेजेस गिवन अबव। बेड डेट्स निकालो। ये हमने इसमें किया है, ये हमने परसेंटेजेस लगाकर बेड डेट्स का अमाउंट निकाला है। अब तीसरी रिक्वायर्ड में क्या बोल रहे हैं? सी, गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्री बोलना चाहिए था, इसको एक ही बनेगी। इन प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म का मतलब क्या है? स्केचिंग करके प्रॉपर बनाना। टू रिकॉर्ड द डाउटफुल डेट्स एज ऑन December 31 ऑफ द करंट ईयर। बेड डेट्स की एंट्री बनानी है, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट। लेकिन आगे कुछ बोल रहे हैं, assuming that the allowance for bad debts account has a credit balance of 250 before adjustment। यानी इसने डेबिट बैलेंस ऑफ 250 बिफोर एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसने अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का अकाउंट खुद बना लिया, उसका एंडिंग बैलेंस भी निकाल दिया बिफोर एडजस्टमेंट। हमें अलाउंस ऑफ बेड डेट्स के अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज से पहले जितने हमने क्वेश्चन किए थे, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का अकाउंट बनाकर हमने ये बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट वाला मालूम किया था। यहाँ इसने दे दिया, लिख रहा है बाकायदा, इंग्लिश में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ 250 बिफोर एडजस्टमेंट। एंडिंग बैलेंस है ये, लेकिन एडजस्टमेंट से पहले का। तो इसको क्या करूं? ऐड करूं। ऐड करके जो अमाउंट आएगा उससे एंट्री बनेगी, लेकिन वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। अब आइए जरा, बैलेंस शीट में ये जाता है 898। अभी देख लीजिएगा, बैलेंस शीट में 898 ही जाएगा। अब मुझे एडजस्टिंग एंट्री बनानी है और मेरे पास एक ही केस है। ओके, इसके लिए मुझे एक कंप्यूटेशन बनाना पड़ेगा। ये देखें, ये मैंने इस कंप्यूटेशन के लिए स्केचिंग भी आपके लिए की हुई है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि आपने कितना बेड डेट्स एस्टिमेट किया। एस्टिमेटेड, ये वही है बैलेंस शीट अप्रोच वाला कंप्यूटेशन। एस्टिमेटेड, हाँ, एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बेड डेट्स। अलाउंस फॉर बेड डेट्स कितना एस्टिमेट किया हमने? 898। इसमें से लेस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बेड डेट्स बिफोर एडजस्टमेंट। एक ही किस्म के ड्राई फ्रूट्स दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को दिए जाएं, एक उसको प्रॉपर मेथड में जो उसका खाने का तरीका है उस तरीके से खाए, और एक उसको खाने के बाद उस पर कोक पी ले, तो दोनों के जो आउटकम्स आएंगे डिफरेंट आएंगी। लर्निंग में भी यही होता है। आप अगर पढ़ रहे हैं ना,
एक ही क्लास के दो डिफरेंट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी नॉलेज में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा फ्यूचर में। किसी को बहुत कुछ पता होगा, किसी को याद ही नहीं होगा भाई ये हुआ भी था ये नहीं हुआ था। अभी कल एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बोल रहा सर मेरा कल पेपर है, आप एक काम करें, आप कुछ ही मुझे शॉर्ट शॉर्ट बता दें। अब शॉर्ट शॉर्ट में इतना सारा काम था, मैंने बताया उसको सारा, लेकिन याद वो एक चीज नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही वक्त में इतना सारा काम नहीं कर सकता वो। भाई रिवाइज भी करेगा तो कितना करेगा, 3-4 घंटे थे उसके पास पेपर में। वो इतनी सारी चीजें अगर मैं समझा भी दूं उसको तो वो समझता रहेगा, भूलता रहेगा, समझता है। रिवाइज थोड़ी, मतलब उतना टाइम नहीं लगेगा ना उसको, रिवाइज नहीं है उसके टाइम ही नहीं उसके पास। ऐड कर लो, बैड डेट्स एक्सपेंस आ गया हमारा। अच्छा, मैंने इधर डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा? हालांकि क्वेश्चन में डाउटफुल अकाउंट, डाउटफुल डेट्स बोल रहा था। मैंने कहा था कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जो बैलेंस बताएगा ना, उस टाइम जो टर्म यूज कर रहा था वो यूज करेंगे। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस उसने जो बताया ना 250, उस वक्त उसने अलाउंस फॉर बैड डेट्स बोला है, ना कि उससे पहले। ये देखिए, अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट एट डेबिट बैलेंस, उससे पहले वो डाउटफुल अकाउंट, डाउटफुल डेट सब लिख रहा है, लेकिन मैंने ये वाला अमाउंट यूज, ये वाला टाइटल यूज किया। ये मतलब बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है अगर आप ऐसे करें तो। अब बताएं, 1148 से आप क्या करेंगे? एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। ये एडजस्टिंग एंट्री की हमारी स्केचिंग है। क्या नाम है इसका? बिजनेस का नाम क्या है? आसिफ एंड कंपनी। तो आप यहां लिखेंगे आसिफ एंड कंपनी जी। कब एंट्री बनेगी इसकी? ईयर एंड पे। ईयर एंड कब हो रहा है इसका? दिसंबर 31। डेज नहीं, ईयर नहीं बता रही, 1994। तो आप यहां लिखेंगे 1994 दिसंबर 31 और एंट्री आप बना देंगे क्या? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट। देखिए एंट्री बनाने का तरीका भी वही है, सिर्फ कंप्यूटेशन की जगह पर वो टेबल्स बन रहे हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। जी कितना अमाउंट है? 1148 जी। अबू बकर, ये अकाउंट बना लिया हम, एंट्री बना ली। अब अगर मैं यहाँ पे अकाउंट प्रोड्यूस करूं तो उस अकाउंट में मैं क्रेडिट डेबिट में बैलेंस रखूंगा 250 डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है ना पुराना। फिर ये एंट्री पोस्ट करूंगा क्रेडिट में 1148, तो डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा। माइनस होके क्या बैलेंस आएगा? 898। हाँ, वही हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में यहां लिख लें आप आसिफ कंपनी, आसिफ एंड कंपनी। आप लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। कितना अकाउंट रिसीवेबल है बेटा? 7,900। इसमें से लेस कर लेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस डेबिट में 250 था। फिर एंट्री भी तो एडजस्टिंग पोस्ट करोगे ना। अकाउंट मैं नहीं बना रहा हूं, आप लोग बना लें बेटा। डेबिट में 250, अगर आप अकाउंट ना भी बनाए तो आपको इतना तो इमेजिनेशन होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सके। 250 डेबिट, 1148 क्रेडिट, तो माइनस करके क्रेडिट में आ गया ना बैलेंस। वो बैलेंस 250 जो है ना, वो बिफोर एडजस्टमेंट का एंडिंग बैलेंस है। बैलेंस शीट में कौन सा जाता है? आफ्टर एडजस्टमेंट का एंडिंग बैलेंस। और आफ्टर एडजस्टमेंट का एंडिंग बैलेंस 1148 है या 250 है? 898 है, 898। एडजस्टमेंट बनाने के बाद 898 का बैलेंस जाएगा। इसको लेस कर लेंगे, 898 ही है ना बेटा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई हमारी, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब आप लोगों का काम शुरू हो गया, मेरा काम खत्म हो गया है, लेकिन अभी कुछ बातें डिस्कस करनी है। आप क्या करें,
आप लोगों को घर जाकर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 लिख लीजिए। मैं आपको ये होम टास्क दे रहा हूं, दिस इज माय रिकमेंडेशन कि कम से कम ये तो आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 आप करें कम से कम। 19, 20 मैंने करवा दिया आपको एजिंग वाला। 21 पढ़े, देखें 21 भी एजिंग वाला ही है। मेरे कहने का मतलब पहले ये कर लो, अगर सब नहीं करने होते मैं देता क्यों आपको ये। 21 पहले 21 करना फिर 19 करना, राइटिंग में करना भाई लिख के। उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिएगा 22, इसको पढ़ते हैं। मैनिलो कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स इन एन इंडस्ट्री, पढ़ लो मेरे सारे सवाल। बासित हैज अ हाई रेट ऑफ बैड डेट्स बिफोर एनी ईयर एंड एडजस्टमेंट द बैलेंसेज इन मैनिलो अकाउंट रिसीवेबल वाज $5,55,000। ये रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है। हाँ, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बैलेंस एडजस्टमेंट पोस्ट करने के बाद क्रेडिट में ही आएगा हमेशा। अच्छा भाई, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 40,000, ये एडजस्टमेंट से पहले के एंडिंग बैलेंसेस हैं। बेटा एक बात बताओ, अलिशबा नाम है ना तुम्हारा, ये 5,55,000 क्या है? 5,55,000 ये लिखा हुआ इधर है बेटा, ये 5,55,000। व्हाट इज दिस? इजान बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, 5,55,000 क्या है? अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट रिसीवेबल का बिफोर एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट थोड़ी होता है। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है बस। लेकिन तो 40,000 लिखा हुआ है, ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बिफोर एडजस्टमेंट का एंडिंग बैलेंस। द ईयर एंड बैलेंस रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट फॉर द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट विल बी बेस्ड ऑन द एजिंग शेड्यूल शोन बिलो। बोला बैड डेट्स जो निकलेगा वो इस एजिंग शेड्यूल से निकलेगा। अब एजिंग शेड्यूल में क्या बोल रहा है? अब देखिए इन्होंने एजिंग करके दी हुई है, इधर एजिंग करके दी हुई है। इन्होंने बोला 3 लाख का अमाउंट को 16 दिन भी नहीं हुए, 1 लाख के अमाउंट को 16 से 30 दिन के दरमियान हो गए, ये एजिंग करके दी हुई है। इसका मतलब है इन्होंने जो है ना, ये वाला काम जो हमने शुरू में किया था ये इन्होंने खुद किया, ये टेबल इन्होंने हमें बना के दे दिया, परसेंटेजेस भी दे दी। अच्छा, 40,000 का अमाउंट को 46 to 90 डेज सारा इन्होंने बता दिया, परसेंटेजेस बता दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन। जबकि हम जो परसेंटेज लगाते हैं वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कलेक्शन होती है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना हमारे पास 0.98, 0.9, इसको 1 में से माइनस कर लीजिएगा। 0.02 मतलब 2% होता है, यानी आप इसको 1 में से माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपकी बैड डेट्स की परसेंटेजेस आ जाएंगी। यानी पहले वाले में कितनी परसेंटेज होगी? 2%, दूसरे वाले में 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 45%, फिर 100%। यानी कि जो ओवर 75 डेज हो गया उसमें 100% बैड डेट्स एस्टिमेट कर रहे हैं। अब देखें जरा क्या होता है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट बैलेंस फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट एट द ईयर एंड? ये बोल रहा है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अमाउंट बताओ, बैड डेट एक्सपेंस का नहीं पूछ रहा, बस परसेंटेजेस लगाकर जो अमाउंट आएगा ना वो पूछ रहा है। इसमें से ऐड लेस करने वाली बात कुछ नहीं। हाँ, वो टोटल परसेंटेज लगा के जो अमाउंट आएगा वो सारे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स होंगे, उनको सम करोगे तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का टोटल आएगा, वही पूछ रहा है। बी में क्या बोल रहे हैं? बताओ बैलेंस शीट में कितना आएगा। तो बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल का टोटल कैसे निकालोगे बैलेंस शीट के लिए? ये सारे जो अमाउंट लिखे हुए ना 3 लाख 1 लाख, इनको सम करके बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल लेके जाना, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स तुमने निकाला होगा वही डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाता है। बैड डेट एक्सपेंस नहीं पूछा इसने। व्हाट इज द डॉलर इफेक्ट ऑफ ईयर एंड बैड डेट्स एडजस्टमेंट ऑन द बिफोर इन टैक्स इनकम? इसके कहने का मतलब ये है कि बैड डेट्स के आने की वजह से इनकम पे क्या है? डॉलर इफेक्ट मतलब कि डॉलर में इफेक्ट बताओ ना, पूरा क्वेश्चन डॉलर में है। ऑन द बिफोर टैक्स इनकम कहने का मतलब है कि इनकम पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा बैड डेट्स का। जाहिर सी बात है टैक्स से पहले वाली इनकम को बैड डेट्स क्या कर देगा? कम कर देगा। एक्सपेंस बढ़ता है तो इनकम को कम कर देता है।
ये कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है ये। नॉर्मल सारे क्वेश्चन बेड डेट्स की परसेंट देते हैं, इन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन दी हुई है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कलेक्शन चाहिए होती है। बाकी क्वेश्चंस भी देखिएगा, बहुत आला आला सवाल इसमें दिए हुए, और जो मैंने बता दिए हैं वो तो आप लाजमी करें। इसके अलावा आओ जरा इधर देखो, सोलहवां सवाल निकालें, क्वेश्चन नंबर 16 निकालिए। ये आप लोगों ने करने हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, 16, 1 दर्जन प्लस 4, 2 दर्जन माइनस 8 एट द एंड ऑफ करंट ईयर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। फारूक टेक्सटाइल मिल्स शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब ये एंडिंग बैलेंसेस हैं, डायरेक्ट एंडिंग बैलेंसेस दिए हुए रिसीवेबल का और सेल्स का। अब ये क्या रहा है, ए में कह रहा है द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9500। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी इसने बैलेंस दे दिया 9500 क्रेडिट में, यानी सब कुछ एंडिंग दिया वैसे। साल के दौरान का कोई काम नहीं करना है आपने, साल के एंड के भी बैलेंसेस दे दिए उसने, हमें सिर्फ एडजस्टमेंट बनानी होगी। क्या कह रहा है, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस हम अनकलेक्टेबल नहीं कहेंगे क्योंकि बैलेंस बताते वक्त उसने बैड डेट्स कह दिया है। लेकिन बैलेंस बताया ना, 9500 बैलेंस बताया बिफोर एडजस्टमेंट ए पॉइंट में। जब उसने बैड डेट्स बोल दिया तो हम बैड डेट्स ही बोलेंगे। अब 4 नाम बताए थे ना, बैड डेट्स, अनकलेक्टेबल, डाउटफुल अकाउंट, डाउटफुल डेट्स। अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज एस्टिमेटेड एट 1/2 of 1% ऑफ नेट सेल्स। इसका मतलब है आप एक कंप्यूटेशन बनाएंगे, एक एंट्री बनाएंगे। सेल्स नहीं दिया हुआ, सेल ही दिया हुआ, बस सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, तो इसी पे आप 1% लगाए, उसका आधा निकालें। नेट नहीं निकल सकता ना, आगे कुछ है नहीं, आगे हमारे पास सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट नहीं दिया हुआ। एक कंप्यूटेशन बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर A1 लिखकर एक कंप्यूटेशन बनाएंगे, उसमें फार्मूला बनाएंगे, बैड डेट एक्सपेंस इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1% मल्टीप्लाई 1/2। और 10 लाख पर 1% लगाओगे, 10 लाख है ना ये, 10 लाख में 1% लगाओगे कितना आएगा, 10,000, और उस पर आधा कर लोगे 5,000। स्केचिंग करके 5,000 से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। ये मैंने 9,500 लेस क्यों नहीं किया 5,000 में से, इनकम में सेम अप्रोच में लेस नहीं होता। दूसरा, फिर एक दूसरी रिक्वायर्ड अलग है, फिर बोल रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल का 5% लो, इसका अलग कंप्यूटेशन बनाएंगे, अलग केस है ये, इसको दोबारा सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। फिर पॉलिसी लिखेंगे, एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज 5% और रिसीवेबल है 2 लाख, 5% लगाओगे 10,000। उस 10,000 में जब पुराना 9,500 लेस कर देना, 500 रुपए आया, 500 से एंट्री बन जाएगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। ये हो गया हमारा ए। बैलेंस शीट नहीं मांगी इसने, सिर्फ एंट्री बनानी है। अच्छा सुनो, एक कंप्यूटेशन एक एंट्री, रिक्वायर्ड नंबर A1 में एक कंप्यूटेशन एक एंट्री, रिक्वायर्ड नंबर A2 में एक कंप्यूटेशन एक एंट्री, रिक्वायर्ड नंबर B। हाँ लिजबा, बी में भी 2 केसेस हैं। बी में बोल रहा है कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में डेबिट बैलेंस आ रहा है एडजस्टमेंट से पहले। पहले क्या बोल रहा है, एनालिसिस ऑफ कस्टमर अकाउंट इंडिकेट डाउटफुल अकाउंट ऑफ 4,500। इसका मतलब क्या है, बी का 1 बताओ, जितने हैं ना, ए में 2 थे, 2 कंप्यूटेशन 2 एंट्रीज, बी में 2 है, 2 कंप्यूटेशन 2 एंट्रीज। सारा काम साल के दौरान का कोई काम नहीं करना है, साल के एंड में एक कंप्यूटेशन एक एंट्री बनानी है। बी में भी 2 है, सी में भी 2 है। मुझे बताएं B1 में जो बात कह रहा है इसका मतलब क्या है। जी म्यूजिक बंद करें जी बेटा। B1 4,500 बता रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि हमने कस्टमर के अकाउंट्स की एजिंग की, एजिंग करके डाउटफुल अकाउंट 4,500 निकला। उसके कहने का मतलब ये है कि मैंने जो एजिंग की ना, एजिंग करके मैंने एस्टिमेट किया ना बैड डेट्स, तो ये 898 निकला था ना, तो बोल रहा है मैंने सारा काम किया तो ये 4,500 निकला, ये अमाउंट बोल रहा है वो। ये इससे एंट्री बनती है नहीं, इसमें से पुराना बैलेंस ऐड या लेस होता है। यानी आपको कोई इस वाले केस में बी के 1 में कोई वो परसेंटेज नहीं लगानी, एजिंग करके परसेंटेज उसने लगाकर 4,500 दे दिया, इसमें वो 600 ऐड करके एंट्री बना देंगे।
अगले में क्या बोल रहे हैं, नेट सेल के 1% पर 3/4 लगाओ। वो ऊपर नेट सेल दी हुई है 10 लाख, फार्मूला बना के परसेंटेज लगा देना, पुराना बैलेंस 600 ना ऐड होगा ना लेस होगा। कंप्यूटेशन एंट्री सी, बिफोर एडजस्टमेंट से पहले 7,600 का बैलेंस है। अब इसके भी 2 केसेस दिए हुए, कर लीजिएगा, इसको ये अच्छा सवाल है। हर केस में एक कंप्यूटेशन एक एंट्री बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ओके, क्या बोल रही हो अलिशा, क्या कह रही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं और खुद अकेले में पढ़ रहे होते हैं छुप छुप के, और सब ये शो करते हैं कि हम नहीं पढ़ रहे। वो बंदा शो कर रहा होता है मैं नहीं पढ़ रहा हूं, और खुद जो है फिर आगे बढ़ रहा होता है। चतुर साइलेंसर, इसको जानते होंगे आप। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। अच्छा, इन तमाम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, सही है। अभी हम लोग जो है दोबारा आगे, पहले इस क्वेश्चन को पढ़े 15 को। इन्होंने एंडिंग बैलेंसेस दे दिए 15 में, देखिए रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस 90,000, नेट सेल का एंडिंग बैलेंस 10 लाख। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड, जब एंडिंग बैलेंस दे दिए तो बस हमें कंप्यूटेशन एंट्री बनानी पड़ेगी। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द प्रोविजन, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन अलाउंस को कहते हैं, ये इसका पुराना नाम है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर बैड डेट्स एक ही बात है। प्रोविजन इज द ओल्ड नेम ऑफ अलाउंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग assumption गिव एडजस्टिंग एंट्री एज वेल। अब पहला केस आ रहा है, पहला केस क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट से पहले अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस है, उसमें पहले में नेट सेल पर लगाना है 1%। नेट सेल तो ऊपर दी हुई 10 लाख, 1% का 1/2 लेना, बस उससे एंट्री बना देना। दूसरे में बोल रहे हैं एजिंग की 8,000 आया, इस 8,000 में पुराना 800 लेस कर देना, 7,200 से एंट्री बन जाएगी। बी में बी इसी किस्म का, ये भी कर लेना 15। एनालिसिस, कस्टमर के अकाउंट को एनालाइज तो किया हमने उसमें। एजिंग जब एनालाइज करते हैं ना कस्टमर के अकाउंट को, अलग अलग एजिंग पर्पस के लिए ही करते हैं। अगर वो लिख दे कि हमने कस्टमर के अकाउंट की एजिंग की है या हमने कस्टमर के अकाउंट को एनालाइज किया है, तो उसका मतलब होगा एजिंग करके हमने सारी परसेंटेज लगा के बैड डेट्स का अमाउंट निकाल दिया। एनालिसिस बोल देगा या एजिंग बोल देगा, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, मुझे जो ना ये वाला 14 क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आज करके भेजें। 14 क्वेश्चन का जो करके भेजेगा मैं उसका काम चेक कर लूंगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एंडिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, एंडिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन आपको एहतियात से काम करना पड़ेगा। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। मुजाहिदन कंपनी इंशाल्लाह कल क्या है, भाई कल तो क्लास है, कल क्लास है ना, तो कल आप मुझे आज ये चेक कर, आप मुझे भेज देंगे, अगर टाइम मिलेगा मैं चेक कर लूंगा, और उसके अलावा फिर कल जो है हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, कल एक मैंने आपको एक बात बताई थी, बोलो, अरे ना खुद ही आप उसे सॉल्व करेंगे, मुझे देंगे तो मैं चेक करूंगा, फिर बताऊंगा ना कि आंसर सही है नहीं, या भी आंसर बता दूं। इधर आइए, अकाउंट रिसीवेबल के का बैलेंस अगर 1 लाख रुपए है, अलाउंस और बैड डेट्स हमने उसमें से लेस किया, वो है 10,000 बल्कि 20,000, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आई, 80,000। दिस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब बैलेंस शीट अगर हम बनाएं तो बैलेंस शीट में एसिड के टोटल में 1 लाख जाएगा, 80,000 जाएगा, 80,000, 1 लाख में तो 20,000 लेस हो गया। अब अगर
मैंने अलाउंस ऑफ बैलेंस एस्टिमेट किया हुआ 20,000 और कस्टमर 5,000 से राइट ऑफ कर, कस्टमर 5,000 से डिफॉल्ट कर दे, तो मैं एंट्री बनाऊंगा ना, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। इस एंट्री के बनने की वजह से 5,000 से मेरा अलाउंस ऑफ बैड डेट्स भी कम हो जाएगा और 5,000 से रिसीवेबल भी कम हो जाएगा। अब जब मैं नया अकाउंट रिसीवेबल बनाऊं तो मुझे बताएं, अकाउंट से पहले 1 लाख था ना, अब 1 लाख नहीं आएगा, 5,000 से कम हो चुका है। वो कितना आएगा? ये 95,000। और जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स था वो भी डेबिट करके मैंने कम कर दिया है, अब वो कितना आएगा? -15,000। तो आप मुझे बताएं नेट रियलाइजेबल वैल्यू पहले कितनी थी? 80, अभी भी कितनी? 80। इसका मतलब क्या हुआ? राइट ऑफ होने की वजह से नेट, हाँ वो मैं असल में कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब है अगर राइट ऑफ हो जाए तो बैलेंस शीट के टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले से ही अकाउंट रिसीवेबल की जगह पे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को क्रेडिट कर चुके होते हैं। अब राइट ऑफ होता है तो टोटल एसेट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। बैड डेट्स की जब रिकॉर्डिंग होती है ना, उस टाइम हमारा टोटल एसेट कम होता है, क्योंकि उस टाइम अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम क्रिएट करते हैं, वो जाके अकाउंट रिसीवेबल में कमी करता है। व्हेन यू रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्री, उस वक्त हमारे एसेट कम होते हैं, लेकिन जब राइट ऑफ होता है उस टाइम हमारे टोटल एसेट पे और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। जज़ाकल्लाह।